अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। शो में जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले उन टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं जिन पर आज बात करेंगे। ओलंपिक्स के हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। ओलंपिक्स इख्तिताम पजीर तो हो गया, बहुत रौनक थी ओलंपिक्स से, टीवी चैनल्स को देखा जाता था और कोशिश ये की जाती थी कि एक फ्रस्ट्रेशन का जो माहौल था उससे बाहर निकल कर आ गया तो कोविड से, कि अब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, स्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, कोई एथलीट्स देख रहे हैं अपने मनपसंद, कोई जिमनास्टिक को देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको बासानी वो खेल देखने को मिल रहे हैं। 4 साल इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कहीं जाके ये गेम्स देखने को मिलते हैं। आपको बताते चलें कि ओलंपिक्स की मशल्स को जो है अब वो बुझा दिया गया है। एक टाइम पर लीड कर रहा था चाइना, लेकिन सडनली आखिरी में 2-3 मेडल्स जो हैं अमेरिका ने अपने नाम किए और अमेरिका 39 मेडल्स के साथ जो है नंबर 1 यानी कि टॉप पोजीशन पर आ गया। और उसके बाद चीन का दूसरा नंबर आया 48 गोल्ड मेडल्स के साथ, वरना 12 दिन तक ऐसा बीच में चीन ने कोई मेडल हासिल नहीं करा था। उसके बावजूद जो है सडनली अमेरिका जो है ये बाजी जो है अपने नाम कर गया है। और उसके बाद जो है तीसरी पोजीशन पर जो है जापान खुद आया 27 गोल्ड मेडल्स के साथ, जबकि ओलंपिक परचम और मशल ओलंपिक्स के अगले मेज़बान पेरिस के हवाले अब कर दी गई और एफिल टावर पर जश्न की जो है वो जश्न मनाया गया और वहाँ पे तैयारों ने जो फ्लाई पास भी जो किया है, जिस तरह से इफ्तिताई तकरीब जो है बेहतरीन तौर पे की गई थी, उसी तरह इख्तितामी तकरीब जो है वो भी कर दी गई है। लेकिन इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक ये रही है कि जिस मुकाबले से पाकिस्तानियों के दिल की धड़कनें जो हैं वो बहुत तेज़ हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अरशद नदीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में काफ़ी चीज़ें जो हैं मुबस्सरीन ने यह भी कहा कि अरशद नदीम के पास जो सहूलतें मौजूद नहीं थी वो सहूलतें थी नीरज चोपड़ा के पास। लेकिन जब आप मैदान में खड़े हो जाते हैं तो फिर किसी भी किस्म के मैनी लेम एक्सक्यूजेस देना बिल्कुल बेकार बात होती है। इसके ऊपर ज़रूर बात की जाएगी कि वहाँ पर क्या हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी भी हमें देखने को मिली और सुनने को मिली। साथ ही साथ जो है मुल्क में टैलेंट दिखाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। ये किसने कहा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने ये एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पे टैलेंट को ऊपर लाने का, निखारने का कोई भी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हम अब गली मोहल्लों में क्रिकेट होते हुए, फुटबॉल होते हुए, हॉकी होते हुए नहीं देख पाते हैं, जो कि पहले हम स्टार्टिंग में देखते थे, हम खुद भी खेला करते थे। लेकिन आज जो है अब बिल्कुल समझ लें कि हाथों के अंदर सेलफोन्स आ गए हैं। इसके ऊपर भी बात की जाएगी कि उसके बाद आप गेम जो है वो सेलफोन्स के अंदर ही बच्चे खेल रहे होते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी जो है प्लानिंग नहीं है, स्कूल के अंदर गेम्स नहीं होते, कॉलेजेस के अंदर गेम नहीं होते, यानी कि हत्ता के मोहल्लों में भी अब गेम्स नहीं हो पा रहे। इसके ऊपर ज़रूर बात की जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज ये रहेगा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की अब खेलने की तस्दीक कर दी है। अफगानिस्तान मेज़बानी करेगा, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में अब ये खेली जाएंगी। 1 से 5 सितंबर तक होने का इन सीरीज का इम्कान भी है। जबकि आपको एक बात यह भी बता दूं कि अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। दूसरा टॉपिक रहेगा प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ तीसरा टॉपिक आपको ये बता दूं कि कश्मीर प्रीमियर लीग इस वक्त चल रहा है, जबकि बाग स्टैलियंस ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और कश्मीर प्रीमियर लीग में हफ्ते को खेले जाने वाले मैच में बाग स्टैलियंस ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। इसके ऊपर जरूर बात की जाएगी। इन टॉपिक्स को आज जेर बहस रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद होंगे राजा असद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट है, एजाज चौधरी जो कि ओलंपिक एक्सपर्ट हैं, ओलंपिक के हवाले से अपनी आरा देंगे। यहां पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से बता दिया कि सबसे पहले आज बात होगी ओलंपिक के हवाले से। ओलंपिक चला तो गया, लेकिन अपने साथ तमाम तर रौनकें भी जो है वो समेट के ले जा चुका है। पाकिस्तान को इस बार मौका बेहतरीन मिला था। हमने कोशिश भी की अवेल करने की, हमारे लड़कों ने बहुत जद्दोजहद भी की। तला तालिब का नाम सर फहरिस्त है, अरशद नदीम का नाम सर फहरिस्त है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट राजा असद साहब। राजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। क्या कहेंगे, ओलंपिक तो जो है इख्तिताम पजीर हो गया है, अब आइंदा आने वाले दिनों में, अब जैसे कि कहा जा रहा था वजीर खेल की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, कि अब हम जो है फोकस रखेंगे इन लड़कों के ऊपर
क्या आपको ऐसा कुछ लगता है, दिखाई देता है कि आइंदा आने वाले दिनों पे अरशद नदीम के ऊपर, तलहा तालिब के ऊपर और जो दीगर जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा? देखिए, पहले तो जिन दोनों हजरात, मुअज़्ज़ज़ हजरात ने ये बयान दिया है, इनसे पूछिए कि ये उस वक्त कार मुख्तार रहेंगे, हुकूमत में रहेंगे? ये जो बयान अपने दाख रहे हैं, ये बातें हो जाती हैं कि वाइज हो गए आप आफ्टर द इंसिडेंट। जब वाकया हो गया उसके बाद आपको होश आ गई, आप अकलमंदों वाली बातें करना शुरू हो गए। ये क्या बात हुई? देखिए, हमारी हिस्ट्री जो है वो 48 से शुरू हो गई थी। जैसे ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तो हमने लंदन ओलंपिक्स में शिरकत की थी। ठीक है, हम फिर रोम पे छा गए और हमने वहां पर ओलंपिक ले लिया हॉकी में। अभी तक हम एथलेटिक्स में कभी ये फर्द वाहिद थे, अभी जो हमने आपने नाम लिया नदीम का, कि वो उन्होंने एक 5वीं पोजीशन हासिल की और बड़ा एक मोर्चा दिखाया, उन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन उससे पहले भी जितने भी आपने ओलंपिक्स अब तक पार्टिसिपेट किया, सारे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है आपने, मार्सवाए जो सोवियत यूनियन में हुए थे 1980 में, जिसका हमने बॉयकॉट किया था अमेरिका के साथ मिलकर। तो बड़ी मायूस कन सूरत हाल है। ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सारी एसोसिएशंस में। मैं नहीं कह रहा कि नौजवान हमारे बड़े हुनरमंद हैं, बड़े बाअदब हैं, बड़े मोतबर हैं, लेकिन ये बुढ़ों का क्या काम है कि हर जो जगह है वो इन लोगों ने ऑक्यूपाई की है। कोई 18 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, टच से मस नहीं हो रहे वहां पे। प्रोडक्शन इनके डेवलपमेंट, दो जो हमारी फोरमोस्ट पोजीशन है, कमिटेड पोजीशन है ओलंपिक्स के हवाले से, एक हॉकी फेडरेशन और दूसरा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। इसमें बिला वजह लोग बैठे हुए हैं, ना इनको फंड मिल रहे हैं, ना इनको कोई मान रहा है। हुकूमत टच से मस नहीं हो रही, हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है। हुकूमत अगर इंटरेस्टेड होती तो आज से 3-4 साल पहले जैसे इन्होंने इक़्तिदार संभाला है कि जंगी बुनियादों पर काम करते, लेकिन इन्होंने किया। अब कह रहे हैं 2 साल जो बाकी बचे उसमें हम करेंगे, तो आप करेंगे, हमें आपकी एक एफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि कौम देख रही है, आप भी देख रहे हैं। इसमें आपको तकलीफ हो रही है, आपके वजह से मुझे लग रहा है कि जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने देखा है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये, मुझे बताएं, इंडिया को बुरी तरफ रख दें, एक बहुत बड़ा और कैसे कैसे मुल्क है। हाइप क्रिएट हो गई थी इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से, अरशद नदीम के हवाले से 2 दिन का मौका मिल गया था हमें। फिर उसके बाद मैंने खुद पूरा का पूरा जो इनका जो भी ये नेज़ेबाजी का जो मैच था, मैंने खुद बराह रास्त पूरा बैठ के देखा और दुआ गो भी थे हम। मैं ही क्या, पूरी कौम दुआ गो थी कि हम ये जीत सकते हैं आसानी। अगर आप नीरज चोपड़ा की हाइट देखें, नीरज चोपड़ा की फिजिक देखें, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, सबसे ज़्यादा वीक जो थे कैंडिडेट वही थे और आसानी उन्होंने मुकाबला अपना नाम कर लिया। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि टेक्निकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं? हर तरीके से देखें कि जो बोत्सवाना है, गाना है, कीनिया है, मिस्र है, कतर है, तुर्की है, ईरान है, कीनिया है, क्या ये कोई बड़े स्पोर्ट्स खेलने वाले सरकर्दा मुल्क हैं? आपकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ क्रिकेट में दुनिया में है और वहां पर भी आप टमक टोइयां मार रहे हैं। आप T20 में 4थे नंबर पे, पता नहीं 6ठे या 7वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में है, और इसी तरीके से आपको 5वें नंबर पर वनडे में है। वहां पे आप कौन से कारनामे कर रहे हैं जिसके अंदर पैसा पोरिंग इन थ्रू टेलीविजन राइट्स? तो अब ये भाई असल में नीयत ठीक नहीं है। जहां पर कोई अच्छा दफ्तर, कोई फंड नजर आ जाते हैं, वो फुटबॉल फेडरेशन का दफ्तर हो, ओलंपिक एसोसिएशन का हो, या कोई लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर भी बाबे बैठ जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, इसमें हुकूमत को देखना चाहिए कि अवाम बड़ी बड़ी मायूस है, बड़ी फ्रस्ट्रेट है। इंडिया की मिसाल ना लें, इंडिया तो 1900 से, यानी इंडिया को अब 101 साल हो गए ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हुए। उनके मैं बिल्कुल भी इंडिया की मिसाल नहीं लेता, मैं दीगर कंट्रीज के हवाले से बात कर लेता हूँ। एजाज चौधरी साहब, आपकी जाने बात जाता हूँ। एजाज चौधरी साहब, जब शो का इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं खुद, जब मैं खुद बाद में जब अपने शो को देखता हूँ, तो मेरा जो मोराल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो बहुत हाई होता है। मैं खुश होता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स का शो करने के लिए बैठ गया हूँ, होस्टिंग करने के लिए बैठ गया हूँ। लेकिन जब फिर उसके बाद जब मैं मुबस्सरीन से, आप जैसे दोस्तों से, आप भाइयों की जब मैं गुफ्तगू मुलाहिजा करता हूँ, सुनता हूँ, तो निहायत मुझे खुद मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट स्पीक, स्पोर्ट्स में तो है ना, रिजल्ट स्पीक। बाकी जो है जी, हम ये कर रहे हैं, वो करें, हम ये करेंगे, हमने ये किया, वो आनिया जानिया जिसको एक स्लैंग में कहते हैं ना, रिजल्ट स्पीक। और राजा असद अली खान से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि ये जो बाबे बैठे, अब आपको पता है कि जब पीओए पे इल्जाम आया तो उनके सेक्रेटरी ने कहा जी हम तो पोस्ट ऑफिस हैं, शायद आपने पढ़ा हो कि IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, हम उसके पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा डायरेक्ट ट्रेनिंग वेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है।
हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो जन आरिफ हसन साहब जो 2004 से बैठे हैं, नहीं, ये फिर जब उनसे नवंबर एक सवाल 2000, है कि उनका फिर फाइनली फिर ताल्लुक किस चीज से फिर? हाँ मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूं ना कि जब ये 2004 नवंबर में आए ना, हम्म। तो ये फरमाते हैं कि जी मेरा एम है कि पाकिस्तान 2008 ओलंपिक्स जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होनी थी उसमें गोल्ड मेडल जीते। अगर आपका ट्रेनिंग से ताल्लुक या आप नहीं प्रिपेयर, तो आपने ये बढ़त क्यों मारी थी उस वक्त? अगर इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो ये 2008 ओलंपिक्स जहां पाकिस्तान ने गोल्ड किया, बल्कि हम सब जानते हैं ब्रॉन्ज, उस पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये स्टेटमेंट क्यों दी इन्होंने फिर? इसके अलावा भी इनकी आती रही हैं कि जी हम तैयारी कर रहे हैं साउथ एशियन गेम में कि अच्छी तरह हमारा है, तो फिर अगर आप दाखिल हैं तो फिर ऐसे आप क्यों देते हैं बयान कि जी हम मेरा एम है 2008 ओलंपिक्स में गोल्ड? ये ऐसी बेवकूफ बनाया है। राजा साहब ने सही राजा बताया साहब, है। आपकी जाने मानना चाहूंगा, अगर इस तरह के ऑफिशियल्स बैठ के इस तरह के जो बयानात देंगे तो ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है फिर हमारे लिए। बदकिस्मती से अब इजाज चौधरी साहब को अगर एक तरफ कर दिया जाए ना, तो आपके मुल्क में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी खेलों को लिखने के लिए तैयार भी नहीं है। ये अभी अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। हॉकी के हवाले के से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये जब भी बात हुई ना, जैसे चौधरी साहब ने भी किया और आप भी इसका रोना रो रहे हैं कि ये जो नॉन स्टेज एक्टर्स हैं, अब खुद आप बताएं कि जिसने खुद कभी को स्पोर्ट्स के अंदर कोई कारनामा सर अंजाम में, चलिए अब ये जो कुछ अभी हम आप बातें कर रहे हैं कुछ थोड़ी सी, मैंने एक बड़ा तवील इंटरव्यू किया, बल्कि 2 इंटरव्यू किए ऊपर तले जनरल अकरम शाही के, और मैं मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि जो अर्शद नदीम है इनके पीछे कोई हलाशेरी नहीं थी, ना किसी मीडिया के आदमी को शख्स को ये पता था। ये तो आज से 20-25 दिन पहले उन्होंने मेरे रेडियो प्रोग्राम में कहा कि राजा साहब ये ऐसे उम्मीदें हैं कि ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और उम्मीद की किरण है। फिर सारी कौम ने देखा उसको, उसने खुशी दिलाई, एक उम्मीद दिलाई कि चलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें वो इकबाल ने कहा जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो बिल्कुल ठीक कह गए थे। नमी यहाँ पे कोई देने के लिए तैयार ही कोई नहीं। सारे अपॉर्चुनिस्ट 48-47 से लेके अब तक खेलों के हवाले से लोगों के पेट ही नहीं भरे। मतलब ये है कि कोई आपको काम का बंदा नजर नहीं आता। एक से पहले भी एक साहब थे, मुरातब अली शाह साहब, वो भी 20-25 साल गुजार गए। वो पग पहन के हर ओलंपिक के उसमें मेले में शामिल होते थे, करना कराना कुछ नहीं। अब मुझे ये बताएं कि ये कब तक हम देखते रहेंगे, ये कब तक ऐसा होगा? और हुकूमत जो है, सॉरी टू से, बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब भी तमाशा देख रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि हॉकी फेडरेशन की माली सूरत हाल क्या है। वहां पे जो साहब बैठे हुए ब्रिगेडियर साहब, वो बड़े अच्छे आदमी होंगे, मैं नहीं कह रहा, कोई करप्ट नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसी बात करने के लिए है, लेकिन आप कुछ कर नहीं आप रहे। कह रहे हैं कि क्या कर वजीर रहे हैं? आजम पाकिस्तान की नॉलेज में नहीं होगा कि क्या माली कंडीशंस क्या हैं हॉकी फेडरेशन की? क्या देखिए, आप हुकूमत तमाशा देख रही है, सवाल मैं आपको करते हुए क्लियर भी कर दूं। हुकूमत तमाशा देख रही है। ये ओलंपिक एसोसिएशन और हॉकी फेडरेशन पैसे से चलेगी, ये पैसे उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नहीं हम कह रहे कि सारी जगहों पर पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, बड़ी कफायतशारी हो रही है। बाकी अल्ले तल्ले वैसे ही जारी है, और जो आवाम को तफरीह करने, जो प्राइज देने का एक सोर्स है, वहां पर आपके लिए आपका फंड नहीं है, और आप चुप करके बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। 3 साल आपने इसमें गुजार दिए हैं। ना कॉमन मैन के, मैं इस हुकूमत का बड़ा सपोर्टर हूँ, ना कॉमन मैन की देखिए हालत बदली है, ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो उसमें कोई बेहतरी हुई है, ना बिजली के बिल कम हुए, ना पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो मुझे बताएं, जब खेलों में भी आप कुछ नहीं दे, जो कि हमारी स्पिरिट है, तो फिर आपका करना क्या है? राजा साहब, क्योंकि आप ही के जैसे हमारे कुछ और भी दीगर दोस्त हैं, उनका यही कहना, उन मुबसरीन का भी, कि भाई अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना वर्ल्ड कप जीत के भी ले आते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा, बल्कि दुगना नहीं तुगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना और वहां से गोल्ड लेकर आना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब इसमें आप देख लें, मैंने भी आपको मुल्क गिनवा दिए हैं कि कैसे कैसे मुल्क है जिनकी रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है, जो जियोग्राफिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे आप और हम इससे मुत्तफिक हैं कि फिजिकली हम बड़ी टैलेंटेड नेशन है। हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, इसमें कोई शक नहीं, बट दैट इज सिंपली नॉट गुड एनफ। आप देखें ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, क्रिकेट में, हॉकी में और दूसरे मुकाबलों में क्या एनुअल गेम्स होती है या नहीं होती है, कोई नहीं पूछता। 4-4 मरले के जो घर हैं उनमें अब स्कूल बन गए हैं, और बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं जो कि 15-15, 20-20 हजार फीसें ले रहे हैं। तो खेलों के बारे में कोई पूछता नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी कंसिडरेशन है ही नहीं। सिर्फ क्रिकेट इसलिए है कि अब जो कौन एक इशू हुआ कि जो फैमिलीज जिनके नाम मुकाम थे, अब खालिद खान का हम जिक्र करते हैं, जो कि जिनको के नेहरू साहब ने खिताब दिया था कि वो फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया हैं, उनका नामो निशान ही उनकी फैमिली का किसी का, तो उनमें से कोई खेल खेलता भी है या नहीं खेलता। वो खानवादे भी खत्म हो गए। उसके बाद एक और काम हुआ
कि क्रिकेट आ गई, क्रिकेट में अब वो और चीजें लवाजमात आ गए, जो पेरेंट हुड है, जो चाचे और अंकल हैं वो इस तरफ बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ जाएंगे पैसे मिलेंगे, ग्लैमर भी है, और ये भी इनकम टैक्स और फिर क्रिकेट के ऊपर राजेश साहब, क्रिकेट के ऊपर जरूर बात करूंगा, माल बनेगा। क्रिकेट के ऊपर भी आपसे जरूर बात करूंगा। एजाज चौधरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। ये तो हम इससे कबल भी आपसे जब मेरी है इसी टेलीविजन पे बात हुई थी, तब भी यही सूरत हाल थी, यही कैफियत थी, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि नहायत ही वर्स्ट पोजीशन है हमारे प्लेयर्स की, और हम जिन जिन खेलों के अंदर पहले कभी सरे फहरिस्त रहा करते थे, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, आज हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की जानिब जा रहे हैं। तो अब आइंदा आने के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए? क्या समझते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों का कोई हल है? एजाज चौधरी साहब, आपसे है मेरा सवाल। जी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो डेडिकेटेड हों, और ऐसे लोगों की कमी नहीं होती, लेकिन उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। माफियाज है ना, अभी जनरल आलिफ की मिसाल दे दी, इनमें अगर थोड़ी सी शर्म होती तो ये 2000 ओलंपिक के बाद इस्तीफा दे देते। इसी तरह हॉकी में ये जो खालिद सजाद खोखर 2015 में आए थे, पाकिस्तान की रैंकिंग 10वीं थी, अब 18वीं है। ठीक है जी, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया, वर्ल्ड कप में वर्स्ट एवर पोजीशन 12वीं आई, एशियन गेम में वर्स्ट एवर 4थी आई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 9-1 हारा, जो 73 ईयर हिस्ट्री में सबसे बुरी शिकस्त है। इंडिया से पिछले, क्योंकि आपको पता है इंडिया कई दफा हम यार्डस्टिक लेते हैं कि जी इंडिया के साथ क्या रहा, आखिरी 10 मैचों में पाकिस्तान 9 हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है। इंडिया अब तीसरी पोजीशन पे है रैंकिंग में, यहाँ भी ब्रॉन्ज लिया, ठीक है, हम 18वें में पहुंच गए हैं। इनमें कुछ अगर शर्म हो तो इनको डिसमिस किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर में के पास ये अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो 2 स्पोर्ट्स बॉडीज का पैटर्न इन चीफ होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। उसके बाद अथॉरिटी है कि विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन वो खालिद सजाद खोखर और इसके साथ जो इसका सेक्रेटरी है, जो इक्वली इनएफिशिएंट है, आसिफ बाजवा, उसको डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया। और इसके पीछे भी कहानी है कि जी इसके पास नैक है, ये कभी आर्मी चीफ को काबू कर लेता है, कभी कहीं पहुंच जाता है ये खालिद सजाद खोखर। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है, ठीक है जी। और इस तरह हॉकी में है हमारे पास एक ओलंपिक गोल्ड मेडल तौकीर डार, जो कि बेस्ट एकेडमी चला रहे हैं, और एकेडमी आप हैरान होंगे कि खुद ही वो प्राइवेट स्पॉन्सर्स के थ्रू एकेडमी को 6 दफा हॉलैंड लेके गए हैं, 3 दफा बेल्जियम साथ, 3 दफा जर्मनी, और उनकी एकेडमी के सबसे ज्यादा लोग हैं। देखिए ना, अब आप एक जॉब में हायरिंग करते हैं तो कुछ क्राइटेरियन होते हैं ना जिसको टिक करना होता है। तौकीर डार बेस्ट एकेडमी ग्रास रूट पे, स्पॉन्सर्स ला रहा है, फॉरेन टूर्स का ला रहा है। अगर उसको सेक्रेटरी बना दिया जाए तो वो डेफिनेटली एक पाकिस्तान के बिजनेस मैग्नेट को एज प्रेसिडेंट ले आएगा, और फंड्स की जो रोना रोते हैं वो बात खत्म हो जाएगी। इनको तो अगर 6 करोड़ मिल रहे हैं ना हॉकी फेडरेशन को, ये खालिद सजाद खोखर और आसिफ बाजवा के होते हुए अब 6 अरब भी कर दें, नाअहल लोग हैं तो भी कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। स्पोर्ट्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर आप नहीं देते इसका मतलब है कि यू आर ए फेलियर। चौधरी साहब, आपने मेरे सवाल में से एक और सवाल निकाल दिया। मतलब आप मुझे ये बताइएगा, मैंने आपसे सवाल ये करा कि अब हल क्या है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। फिर आप इन लोगों का नाम लेते हैं कि अब इनको अगर करोड़ की जगह पे अरब भी दे दिए जाएं, ये वो भी खा जाएंगे। तो फिर मामला तो वही जूं का तू है। जब लेट्स सपोज जब हम हॉकी के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पहली फुर्सत में सबसे पहले एक नाम आता है हासिम सरदार, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, समी इब्राहिम, सलाहुद्दीन। अब आप मुझे तो नहीं याद पड़ता कि उसके बाद फिर किसी कैप्टन का हॉकी टीम के किसी कैप्टन का नाम याद हो मुझे, या फिर कोई गोलकीपर का नाम याद हो, क्योंकि जब परफॉर्म ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, कोई आना नहीं चाहता है इस जानिब। जब आप जीत रहे होते हैं, विक्ट्रीज आ रही होती है, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी वर्स्ट पोजीशन है इस खेल के अंदर, फिर आप आना भी नहीं चाहते उस जानिब, और फिर जो लोग आपने बिठाए वो मुसलसल खाए जा रहे हैं। जी, वही मैंने अर्ज किया ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, वो इनको रिमूव कर सकता है, बीइंग द पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और नए केपेबल बंदों को ला सकते हैं वो, ठीक है ना। तो उनको ये स्टेप उठाना पड़ेगा, ये हॉकी में खासतौर पे, कि खालिद सजाद खोखर और आसिफ बाजवा की जगह इनके जगह केपेबल पर्सन लाने पड़ेंगे। इंडिया में यही हुआ ना, आपको पता है 2008 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था ओलंपिक्स के लिए, जो 8 दफा, जिसका अभी भी रिकॉर्ड है 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। 2012 में क्वालिफाई किया, लेकिन लास्ट पोजीशन 12वीं पोजीशन पे है। ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। राजेश साहब, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो तो 1990 से, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, हिंदुस्तान अपने फेलियर से सीखता है,
सबक हासिल करता है अपनी चीजों से। हमारे साथ ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा एक हरगिज तो मतलब अपने अभी प्लेयर्स बड़ी को और बड़ी अपने आप को लेट इंपॉर्टेंट डाउन करना नहीं है। जी नहीं नहीं, मेरी बात सुने। एक अभी चौधरी साहब ने जिस तरह इशारा किया ना कि कुछ अफराद ऐसे हैं हम्म। बिसाइड हॉकी एंड क्रिकेट, वो एक खास मजबूत और मुनज्जम इदारे जो हम सब के लिए बड़ा मोतबर इदारा है, उसके नाम के साथ अपने आप को अटैच करते हैं या वहां से कोई न्यूसेंस हासिल करते हैं और पोस्टों पर बराजमान है। अच्छा, इसमें दो का जिक्र तो कर दिया है। हमें बार बार, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है और हम सबकी हिफाजत पर मामूर है और बड़ा मुकद्दस इदारा हमारे लिए, इससे उसका मैं नाम बार बार नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक न्यूसेंस है जिसने हमारे बाद इदारों को बर्बाद करके रखा हुआ। सही भाई देखें, हमें सच्ची बात करनी चाहिए, बात वो करनी चाहिए जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। बदकिस्मती से जो ओलंपियंस हैं और साबिक हॉकी के स्टार्स हैं, जो ओलंपिक का खेल एक है, वो भी हर वक्त ऐसे लगता है उनके अपने बच्चे नहीं खेल रहे हॉकी। यानी अख्तर सूद साहब का कोई बच्चा नहीं है, शहनाज सीनियर का कोई बच्चा नहीं, मेरे तो हीरो है, ये चाइल्डहुड हीरो है सारे। ये सम्मी का कोई जो फ्लाइंग हमारे हॉर्स है उनका कोई बच्चा सम्मी के नहीं खेल रहा, लेकिन बयान देने में वो सब आगे। अच्छा, दूसरा ये है, ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर स्टालवर्ड्स की रिस्पेक्ट कोई नहीं है, ना रियासती सतह पर ना इदारों की सतह पर। यानी हमने कभी बड़े को बड़ा माना ही नहीं है। अब इज्जत का बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि पिछले 10-12 साल से कौन कौन लोग इस मैदान में हैं, क्योंकि जो हॉकी फेडरेशन है और जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो माला सारे काम करती है चुप-चुपीते, यानी पता ही ना चले। आप अपनी पोजीशंस को इल्तवा देते हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट में मैं एडवाइजर था यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग का, तो एक साहब ने मुझे बताया, अभी दिन एक साहब का जिक्र हुआ उनके बारे में कि वो किसी प्लॉट की बात कर रहे थे, जगह बैठ के हमें प्लॉट मसला पता है क्या है यहाँ पे राजेश यानी साहब? आप अपनी पोजीशन को इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मैं खिलाड़ियों के हरगिज हम साहब खिलाफ जो है, नहीं है। जो राजेश एक साहब, मेरा काम सवाल करते हैं, सुनिएगा, आपसे एक उसको सवाल ये आप- करना चाहूंगा कि हम हरगिज खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि सनी का कौन सा कैसे बच्चा हो खेल सकता रहा है? हम ये कैसे है, बात कर शहबाज सकते हैं? बिल्कुल ठीक शहबाज कहा का आपने। कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जब उन्हीं के साथ जब बुरा हुआ वो हो, ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने देखा कि स्कोप नहीं है, उनको उस तरह से रिस्पेक्ट आइंदा आने वाले दिनों में नहीं दी गई, तो वो बयानात तो देंगे, अपना दिल हल्का कर लेते बयानात दे के। आप ठीक कह रहे हैं, ये तकलीफ दे बयानात लोगों के आते रहे हैं पिछले 15-20 साल से, लेकिन बयानात की हद तक हैं। जैसे अभी तौकीदार का जिक्र किया है चौधरी साहब ने, कितने साबिक हॉकी के प्लेयर हैं जो इस तरीके से अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, मुझे बता दें। कोई भी नहीं है। हॉकी आपको खाल खाल नजर आएगी। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं खुद हॉकी खेलता रहा हूँ। मैंने कभी किसी बच्चे को हॉकी का, अब मेरे गेट को तोड़ देते हैं क्योंकि मैं लाहौर का चीफ सेलेक्टर रह चुका हूँ, ये मेरे कनेक्शन हैं कि हमारे बच्चे को फलां जगह का, मुझे पता भी नहीं होता जी, नॉनसेंस किस्म की टीमें बन रही हैं कि उसमें करवा दें। तो जब आप दरवाजे दूसरे को सोने पर सुहागा हुआ, आप जिस इम्पोर्ट जिस तरह हम आए नहीं ओलंपिक्स में, पहले ये था कि रेलवे, यूबीएल, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, यही इसमें हॉकी के प्लेयर भी होते थे और इसमें रेसलर्स भी होते, नेशनल बैंक की। ठीक है राजेश साहब, एजाज चौधरी साहब हमारे हमरा ही मौजूद रहिए। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में हॉकी का रिवाइवल कैसे होगा, हॉकी को वापस ऊपर कैसे लेकर आएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है ओलंपिक के हवाले से। ओलंपिक इख्तिताम पजीर तो हो गया है, लेकिन मेनली बात आज ये कर रहे हैं कि ओलंपिक में पाकिस्तान का कौमी खेल यानी कि हॉकी के हवाले से बात की जा रही है। बहुत बड़े बड़े नाम थे, हसन सरदार, समी इब्राहिम, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर और दीगर इस तरह के खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान की हॉकी में पाकिस्तान का नाम बेहद मकबूल और रोशन किया। लेकिन आज ना तो इनके बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से बयानात देने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। राजेश साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, अब आपसे सवाल कर लेता हूँ, फाइनली हॉकी का रिवाइव कैसे होगा? आप क्या समझते हैं, हम अब फिर से आगे कैसे आ सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है? जी, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था ना कि हमें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल हमारे साथ, वहां भी पहले एक आईजी गिल, वो बड़े अरसे तक प्रेसिडेंट रहे,
जी एक्स ओलंपियन, आईजी, ब्यूरोक्रेट, यहाँ भी जिसको आपको, जैसा आपको पता है जी, या तो एक्स ओलंपियन या आर्मी कोई ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब, उन्होंने ये किया कि जिस 2012 के बाद भी जब वो लास्ट आए, एक डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, जो कि एक स्टेट लेवल प्लेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में थे, वो प्रेसिडेंट आए और उन्होंने मार्केटिंग वगैरह की, तो पैसे का मसला नहीं रहा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंडिया में, हॉकी इंडिया में, वो एक ऑस्ट्रेलियन खातून थी, अलाना नॉर्मन। वो वहीं काम कर रही थी कई सालों से। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, खासतौर पे 2010 वर्ल्ड कप जो दिल्ली में हुआ था, उसकी अप्रिशिएट किया गया। वो सीईओ आई, फिर इंडिया में वन लीग भी शुरू की, जिस तरह ये क्रिकेट में होती है, आईपीएल या हमारे यहाँ पीएसएल, और इंडिया पैसा आया, मार्केटिंग सही की गई, और अब आप देख ही रहे हैं इंडिया इस ब्रॉन्ज मेडल ले गया है। विमेन की टीम ने पिछली दफा 2016 में 36 साल के बाद क्वालिफाई किया था, और इस दफा वो 4th आए हैं, राइट। और इसके अलावा भी इंडिया हब बन गई, हम कहते हैं ना जी, क्रिकेट का इंडिया जो है कमर्शियल अभी हेडक्वार्टर है। इसी तरह हॉकी का पिछला वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, अगला भी इंडिया में हो रहा है। पिछले दोनों जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया में हुए हैं। तो वही मैंने जैसा पहले अर्ज की कि एक इसको ऐसा एक सेक्रेटरी जैसा तौकीरदार जैसा तगड़ा है, और ऊपर प्रेसिडेंट एक बिजनेस मैग्नेट जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। और मैं आपको बताऊं कि शायद आपको पता, मैंने एज मीडिया मैनेजर काम किया था पीएचएफ में कुछ अर्सा, और लोग इंटरेस्टेड थे। इवन ये जो पीएसएल के टीमें हैं, इनके मालिकान, लेकिन वो इनके हालत देख के, आपको पता है बिजनेसमैन तो ऐसे नहीं इन्वेस्ट करता, कि किस तरह ये रन हो रही है पीएचएफ ना। प्रेसिडेंट 3 महीने में 2 दिन के लिए आते हैं, ये खालिद सजाद खोकर साहब इस्लामाबाद रहते हैं दफ्तर में, और सेक्रेटरी की तो बात ही क्या है। करप्शन पे वो पहले निकला है, आपको पता है, करप्शन के चार्जेस पर ह्यूमन स्मगलिंग, और उसको दोबारा ले आए हैं। तो वो, और फिर इन्होंने जो फाइनेंस में बंदे रखे हुए थे जिनकी अरिथमेटिक 7वीं से भी बुरी थी, ऐसे हालात देख के कौन इन्वेस्टर आएगा। तो बात वही है, बॉटम लाइन, कि सही बंदे को अगर सेक्रेटरी लाया जाए और साथ प्रेसिडेंट हो, तो हॉकी उठ सकती है। और ये फंड्स वगैरह भी नहीं, जिसका आपको पता है पीसीबी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको स्पॉन्सरशिप और हर तरह टीवी राइट से मिल जाते हैं। राजेश साहब, इसका जवाब आप ही दीजिएगा, सही बंदे कैसे आएंगे? माहौर शहजाद हैं, ठीक है ना, माहौर शहजाद बैडमिंटन प्लेयर थी। अब अरशद नदीम के हवाले से बात कर लें, अरशद नदीम आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे? इनकी ट्रेनिंग आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वज़ीर खेल ने और वज़ीर आला पंजाब ने तो बयानात तो दे दिए हैं, हवा में तो बातें कर दी हैं। अब वेट लिफ्टर, ठीक है ना, तलहा तालिब, आप उनको कहाँ देख रहे हैं स्टैंड करते हुए? आपने ये बता दिया कि इनके पास वो चीज़ें नहीं थी जो दीगर प्लेयर्स के पास, दीगर कंट्रीज़ के पास जो सहूलियात मुहैया की गई उनको, जो वहाँ पे थी। आपने गली मोहल्ले से उठाया और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के बराबर में मद्दे मुकाबले जाकर उनको खड़ा तो कर दिया। उसके बाद फिल्मी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी कि ये तो इस मोहल्ले में थे और इस मोहल्ले में ये काम करते थे और ये काम करते थे। अचानक से उठाया आपने वहाँ पे, मतलब कि कोई लेवल ही नहीं है बात करने का। आप मैनी लेम एक्सक्यूजेस देते हैं और उसके बाद अपनी बातों को ढांपने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला, बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारा मुल्क है, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया, ये अब अगस्त का महीना है, और बड़े नाम ले लेके कायद आजम की दयानतदारी, ईमानदारी की बातें करते हैं। ये वो लोग जिन्होंने मोटो में अपने ये लिखा हुआ है कि हम इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मुहकम, लेकिन हो क्या रहा है खेलों में वो आप देख लें। आप हर शाख पे देखिए उल्लू बैठा हुआ है स्पोर्ट्स की फेडरेशंस में। आप लिटरेरी ऑर्गेनाइज जो ऑनररी पोजीशंस हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये पहली बात, ये आपने अरशद का जिक्र किया, तला का जिक्र किया। किसी माई के लाल ने कहा है कि मैं इसको 1 करोड़ रुपया दूंगा, मैं इसको नौकरी दूंगा? किसी सेठ ने, जो ये बैंकर्स ने कहा, उन्होंने बैंकों की टीमें तो खत्म कर दी, और ये सब कुछ रियासत की बात पर हुआ। यू फॉलो माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जब तक इनको तनख्वाहें देंगे, मनी जब पेट, ये एक बार गांधी ने कहा था कि पेट पहले मजहब बाद में, इतनी लोग इसको अहमियत देते हैं। तो जब आप किसी के पेट का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको भूखा रखेंगे, वो टैलेंट क्या खाक उसका सामने नजर आएगा। दूसरा, ये सिंपली आप फिजिकल बेसिस पर नहीं ऊपर आएंगे, ये माइंड के अंदर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, माइंड के अंदर ग्रूमिंग होनी चाहिए, तब आप जाकर मेडल हासिल करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है जिसे हम ओलंपिक्स कहते हैं। तो ये
नाम जो होता है मुल्क का, उसके लिए लोग बड़ा बड़े फंड मुख्तस कर देते हैं, ब्लैक पूल में से अरबों रुपए निकाल के खर्च कर देते राजेश हैं। साहब, इसको मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। ओलंपिक के हवाले से बात हमने बहुत कर ली, लेकिन आपसे आखिरी सवाल जरूर ये करना चाहूंगा कि बच्चे कुछ टैलेंट को बचाने के लिए अब पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में? अगला ओलंपिक जो है 4 साल के बाद आएगा, अब बहुत टाइम है। अब ये उस वक्त तो बयान दे देते हैं, फिर वही बयान उठा के फिर बेहतर यही होगा कि हम उस वक्त चलाएं, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद ही कह दिया कि उस वक्त तक ये वजीर खेल, ये वजीर आला पंजाब खुद विराजमान होंगे, अपनी सीटों पर होंगे। अगर नहीं होंगे तो एटलीस्ट ये जो लोग हैं जो ओलंपिक एसोसिएशन को चला रहे हैं, जो दीगर खेलों के एसोसिएशन को देख रहे हैं, तो इनको तो एटलीस्ट अकल के नाखून कुछ लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। अभी यार चौधरी साहब बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जो राइट मैन है ना, उसको पसंद नहीं किया जाता। जो अशरफिया है ना हमारी, वो है करप्ट, वो है खुशामद पसंद। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने दोबारा सोचना है कि हमारे अंदर जो एक आगे का बेसिक प्रूफ का एलिमेंट, अभी ये हमारे यार चौधरी साहब ने टकरा के बेसिक की है पाकिस्तान फेडरेशन की, लेकिन इनपे असर नहीं होगा, ये वहीं पे बैठे रहेंगे। मैं आपको बता दूं, इन पे कोई असर नहीं होने वाला, ये बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं। अच्छा, अब ये सारा आपने रोना रो लिया, आपने नौहागरी कर ली, ठीक है राजेश साहब आगे बढ़ते हैं। राजेश साहब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास टॉपिक और मजीद भी मौजूद है, 2 टॉपिक पे अभी और भी मजीद बात करनी है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओलंपिक जो है अपनी रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। नहायत अफसोस के साथ पाकिस्तान बहुत नज़दीक पहुंचा गोल्ड मेडल के, लेकिन हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अब आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने की तस्दीक कर दी है। साथ ही साथ जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में 1 से 5 सितंबर तक होने का इम्कान है। एजाज चौधरी साहब, वैसे तो आप ओलंपिक एक्सपर्ट हैं और दीगर खेलों के ऊपर भी बहुत गहरी और ज़बरदस्त नज़र रखते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, नहायत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी क्राइसिस का शिकार है, मुसलसल हम हार रहे हैं, हल्की टीमों के खिलाफ जीत जाते हैं। और इंग्लैंड हम लोग गए, इंग्लैंड में हम लोग उनकी सी कैटेगरी की टीम से हार कर आ गए। बड़ी मुश्किल से हमें एक मैच जीतने को मिला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और उसके बाद अब हम ये समझ रहे हैं कि मज़ीद आगे भी बारिशों का इंतज़ार रहेगा। खैर, ये तो मैंने मुज़ाहिरा खेज़ बात कर दी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को यकीनी तौर पे अफगानिस्तान को ईजी लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है? ठीक कहा आपने, और आपको याद ही है, पीछे ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है। वर्ल्ड कप में आपको याद है कितनी टफ टाइम दिया था अफगानिस्तान ने हमें, और बड़ी मुश्किल से हम आई थिंक प्रॉब्ली सेकंड लास्ट बॉल पे। अच्छा, मसला ये भी है कि हम खुद भी हावी कर लेते हैं और हम कभी कभी इजी भी ले लेते हैं बहुत ज्यादा। वही है ना कि अगर प्रोफेशनल बैलेंस अप्रोच हो तो ना आप किसी को ज्यादा हावी होने दें, ना किसी को इजी लें। ठीक है ना, मतलब आप यही है ना कि क्रिकेट जैसी गेम में आप एनालिसिस है कि उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे क्या हैं। अगर उसका प्रोफेशनल अप्रोच हो ना, तो फिर आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो ना, कि किस तरह। अब जिस तरह यही जो अभी आपने जिक्र किया कि इंग्लैंड की सी टीम थी और इवन वो भी परेशान थे कि ये क्या, और वो तीनों मैच जीत गए, याद है ना आपको ओडीआई। बिल्कुल। और T20 में तो जरा फर्क होता है हिसाब किताब चांस का। वो 2-1 जीते थे, हालांकि तब उनके मेन प्लेयर्स आ गए थे वापस, तो उनका जो आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया था। तो ओडीआई का ये अब आपको शायद पता कि बायलैटरल सीरीज जो है ये इस तरह अफगानिस्तान से, ये एक 220 से लेके ये 2020 से लेके 2023 का एक साइकिल है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग। जिससे आपको याद है, जिस तरह वो टेस्ट की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें हर टेस्ट मैच के पॉइंट्स काउंट होते थे जी, इसी तरह अब ये भी है। और इसमें से ये जो लीग होगी, इसमें जो इंडिया क्योंकि शायद होस्ट है उसका, जो अब फिलहाल 2023 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो ऑटोमेटिक क्वालिफायर होगा। बाकी 7 टीमें इसमें से जाएंगी, और जो बाकी टोटल 13 इसमें ले रही हैं, और हर टीम 8 मुल्कों से खेलेगी। 4 उनमें से होम होंगे उनकी सीरीज, और 4 अभी होंगे। इनके पॉइंट्स पे वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ गई है। अगर आप उसमें नहीं आते टॉप 8 में, तो फिर वो क्वालिफायर्स हैं जिसमें वो एसोसिएट से भी कुछ आ जाएंगे और इस तरह आएंगे। तो इसकी ये भी इंपॉर्टेंस है कि इट इज नॉट ओनली ए बायलैटरल सीरीज। ठीक है। तो अच्छा राजेश साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। राजेश साहब, तीनों शोबों के हवाले से बात कर लेते हैं अलग अलग करके। फील्डिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, बैटिंग के हवाले से। फील्डिंग में जो हमारी कारकर्दगी है नहायत मायूस कौन है। बहुत ईजी कैचेस होते हैं जो हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं, अगर आपने किसी भी वक्त पे कैच को ड्रॉप कर दिया तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता है।
ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता हमारी जानिब से फील्डिंग के ऊपर अब भी? देखिए, एक तो पहली बात है कि टीम के अंदर दो कम से कम नाम ऐसे शामिल हैं, आजम खान का और फिर शर्जील का, जो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में इनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद से यहाँ लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मैंने कराची में जो हम तो पीएसएल देखते हैं, पीएसएल के बाद जो पीएसएल में जो थोड़े बहुत नहीं, मुझे परफॉर्म बता कर देते देना हैं। नहीं। अब आप माशाल्लाह अब्दुल्ला इतना कुछ समझते हैं। प्लेयर वो टीम में शामिल होता है जिसने डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में कोई तने तनहा मैच जिताया हो, 6 में से 4 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया हो, उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 200, पौने 200, 160 का हो। कुछ पीछे नहीं, वो स्ट्राइक रेट 150 का मान लिया, लेकिन आपके इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस को मैच बनी रही है। अगर आपके मोटापे को देखा जाए तो डेविड बोन भी थे, उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, और मैं कुछ प्लेयर ऐसे जो कि फरबा जिस्म थे, उनकी परफॉर्मेंस आपको बता देता हूँ कि बैट के साथ कैसी थी और कैसे वो टीम का हिस्सा रहे और कैसे ग्रेट बने। इनको तो फिलहाल चार चैनल ऐसे नहीं है। मैं इनको इसलिए इज्जत की निगाह से देखता हूँ कि ये हमारे दोस्त मोइन खान और नदीम खान की फैमिली से, जिनकी क्रिकेट में बड़ी खिदमत है, वो मैरिट पर क्रिकेट खेले। लेकिन ये जो सूरत हाल है चेयरमैन सिलेक्टर्स ने की है, ये बड़ी संजीदा है, और इस पर मेरे ख्याल मजीद बात आइंदा प्रोग्राम में भी आप करते रहे, ताकि आइंदा के लिए यहाँ पर तो एक सर्विंग चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, मैं फिर नाम लूंगा तो फिर वो इदारे का नाम भी आ जाएगा, जनरल तौकीर जिया साहब, उनके बेटे वनडे इंटरनेशनल खेल गए, वो भी ऐसा हुआ, वो बड़े मजे से खेल गए, और उनको खिलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उन क्रिकेटर्स का जो कि साबिक कप्तान थे पाकिस्तान के, और बोर्ड के अंदर तो सिलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से। तो ये सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। अब यहाँ पर जो आपकी क्रिकेट बची हुई है, जो बाहर आपकी एक सोल रिप्रेजेंटेशन रह गई है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के एरिना में, उसकी हालत भी बड़ी पतली है। जिस तरीके से शाह खर्चियां भी हो रही है ना, मुझे उस पर भी बड़ा एहसास हो रहा है, बड़ा मुझे कलक है कि यहाँ के भी इनके रिजर्व खत्म ना हो जाए। जहां तक आपने अफगानिस्तान का ताल्लुक किया, ये एक तबाह हाल मुल्क है। अभी जब बजाज चौधरी साहब ने वर्ल्ड कप जिक्र किया 2019 का, जहां उन्होंने पाकिस्तान को दाग चबा दिए थे, काफी करीब चले गए थे मैच को जीतने के, उनके रैंकिंग भी देखने वो टॉप 10 में आ गए हैं, उनके पास वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो आपके ये शॉर्टर फॉर्मेट के, तो अभी आपने मोहम्मद डूटा का जिक्र किया था, मुझे वो मैं सुन नहीं सका, वो स्टेफन से किया था। जी, हमन टूटो में मैचेस खेले जाएंगे क्योंकि ये मैचेस जो होंगे श्रीलंका में होंगे, और श्रीलंका में जो है मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे अफगानिस्तान। चौधरी साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। केपीएल भी चल रहा है, जैसे कि आपको मालूम होगा, बाग स्टैलियंस ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैं तीसरे टॉपिक की जानिब आना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा केपीएल को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, नज़र लग गई, वो वाली बात दिखाई नहीं दे रही है केपीएल में। आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पीएसएल से ही नहीं बल्कि केपीएल से भी प्लेयर उठ सकते हैं? चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? ये केपीएल से प्लेयर जरूर निकल सकते हैं, और ये तो एक बड़े अच्छे टाइम पे हो रही है कि वर्ल्ड कप करीब है, ठीक है, तो T20 का, तो उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा अच्छा मौका है, शोकस करें, सिलेक्टर्स के लिए भी उनको पूरी तरह एनालिसिस करें, मतलब परफॉर्मेंस वाइज, टेम्परामेंट वाइज, टैलेंट वाइज, और तो उस हिसाब से। और बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, जो मैंने जो टीवी पे देखा है, मुजफ्फराबाद स्टेडियम, सेटिंग आपने देखी है कितनी जबरदस्त है, और जहाँ तक मुझे पता चला कि बड़ी फ्लड लाइट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कि इससे पहले सिर्फ मेलबोर्न और सिडनी के स्टेडियम में हैं। और कंट्रोवर्सी तो बनाई है उन्होंने, लेकिन मैंने अभी बयान पढ़ा, तो मीरपुर रॉयल के ओनर हैं सुलेमान रजा साहब, जी, उन्होंने कहा कि ये कंट्रोवर्सी बनाने का एक फायदा है कि अब दुनिया देखेगी कि आज़ाद कश्मीर में लोग स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है बाय इंडियन फोर्सेस ऑन ए डेली बेसिस। तो इस हिसाब से भी कश्मीर कॉज को भी उजागर करने में मदद देगी। और इसके अलावा आपको पता है कई टीमों में वहाँ लोकल प्लेयर भी एक दो रखे हैं, तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के जो प्लेयर्स हैं वो जब पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स के साथ खेलेंगे एक ही टीम में, तो ज़ाहिर है उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन हम उन प्लेयर्स को तो कंसीडर ही नहीं करते ना। अगर उन प्लेयर को कंसीडर कर रहे होते तो फिर तो धानी को भी कंसीडर करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजम खान की जगह वाकई में नहीं बनती थी? आप राजा साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो फिर आपकी अपनी राय है, लेकिन शर्जील की जगह आपको लगता है बनती थी कि नहीं बनती थी? इनका वेट इतना ज़्यादा है, इनको मजीद अपने वेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फिटनेस लेवल उस तरह से दिखाई नहीं देता जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप आजम की बात करते हो तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे सरफराज फिक्स बैठते हैं? देखिए, खास तौर पे ना T20 है, ODI और T20 में तो फील्डिंग आपको पता है, एक कैच ड्रॉप हो जाए
एक मिस फील्ड से बाउंड्री हो जाए, क्योंकि क्लोज मैचेस होते हैं ना, रिजल्ट्स आपको पता है, तो 10 रन से जीत रहा है 20 रन से, तो वहां ये फील्डिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ बिल्कुल जाती जो है है, मेरे ग्राउंड पास ये फील्डिंग बिल्कुल की। कुछ चंद लम्हात रह गए हैं राजा साहब, बिल्कुल कमेंट आखिरी कमेंट करिएगा केपीएल के हवाले से, फिर हम वाइंड अप की जानिब जाएंगे। जी राजा साहब। जिस बात का रोना भी मरो रहे थे ना कि वो सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, वो टीम के साथ अब एक ट्रैवलर की तरह चलते चले जा रहे हैं। उनकी टीम में जगह बनती नहीं है, आप माने या ना माने। उनकी जो T20 की पिछले 15-20 मैचों में परफॉर्मेंस है, 3 ओडीआई में जो ठीक है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनकी अब जगह नहीं बनती। हमारे साथ मौजूद थे राजा असद साहब जो कि लाहौर से मौजूद थे। राजा असद साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने स्पोर्ट्स जोन के लिए अपना खुसूसी तौर पे टाइम दिया। एजाज चौधरी साहब जो कि ओलंपिक एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी आरा से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात की ओलंपिक के हवाले से, उसके बाद हमने आपसे बात की पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से जो कि हम 1-2 में मैचेस खेले जाएंगे, साथ ही साथ केपीएल के हवाले से भी आपको आगाह किया। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।